हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले में हम लोग ने देख लिया था कि अगर सिंगल टाइम डेरिवेटिव रहे तब के लिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं, बस ये शायद 2 लेक्चर होंगे, 2 लेक्चर में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लेना आप लोग, स्टार तो कर ही लेना, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो लगभग आप लोग देखोगे इसमें, तो प्रीवियस ईयर आप लोग निकाल के देखना, खुद ही पता चल जाएगा। आप उसमें देखोगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी पार्ट से रहते हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से समझना, और हम भी चाहेंगे इसको बढ़िया से बताएं, सारे फॉर्मेट बता दें ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना आपसे। तो वैसे तीन ही 4 फॉर्मेट है, वो सब सीख जाओगे और सबको याद रखोगे तो काफ़ी आसान होंगे क्वेश्चन बनाने में, और फिर क्वेश्चन बनेंगे भी आसानी से। तो देखो इसका फॉर्मेट किस तरह से रहता है, डी एन बाई डी एन प्लस पी डी एन माइनस 1 डॉट 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 प्लस के एन बाई टाइम इक्वल्स टू एक्स। अब देखो इस x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, x के फंक्शन, जैसे e पे पावर x हो सकता है, या फिर ln x हो सकता है, या फिर cos x हो सकता है, या sin x, कुछ भी हो सकता है x की जगह पे। तो उसके लिए हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। और इस लेक्चर में क्या देखते हैं कि x इक्वल्स टू अगर जीरो हो, तब x इक्वल्स टू अगर जीरो हो, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। नहीं पता हो तो नोट कर लेना। तो x इक्वल्स टू जीरो वाला आज देख लेते हैं, या फिर इस लेक्चर में देख लेते हैं, और x इक्वल्स टू जो कोई फंक्शन होगा उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले जीरो वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी होमोजीनियस देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको ये वाला आसान होगा काफ़ी समझना। तो वो देख लेते हैं। तो देखो अगर हम n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। वैसे आपको सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर यही 3 को मिलेंगे, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3, यही 2 को मिलने वाले हैं। तो 2 के लिए सबसे पहले देख लेते हैं। 2 के लिए क्या होगा, डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी बाई वाई डी एक्स प्लस क्यू बाई है, तो यहाँ बाई इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोग देख रहे हैं। तो ये फॉर्मेट आप लोग नोट कर लेना कि इस तरह के फॉर्मेट अगर रहे तो कैसे सोल्व करना है। तो देखो वैसे क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा इससे सिंप्लीफाई फॉर्म में भी दे सकता है, जैसे ऐसे दे सकता है क्वेश्चन कि मान लो ये पूरा क्वेश्चन था हमारा, इसमें से हम बाई कॉमन निकाल लें, तो यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, और यहाँ भी बाई है। तो क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी ऑफ डी एक्स प्लस क्यू ऑफ, यहाँ पर पूरा में हो जाएगा बाई इक्वल्स टू 0। और हम लोग जानते हैं क्या क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि d इक्वल्स टू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है, ये आपको दिया हुआ है। तो मतलब क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स के जहाँ पर d पुट कर देना, तो यहाँ पर d पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा d सिर्फ, और यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ q हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, बाई इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन में आपको इस तरह से ही क्वेश्चन दे ले रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को या तो इस फॉर्म में दे सकता है या इस फॉर्म में दे सकते हैं, बात दोनों एक ही हुआ। तो ये आप लोग समझ जाना। तो अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग। तो इसका सॉल्यूशन, क्योंकि आपको मेन तो सॉल्यूशन ही पूछेगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करेगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये देखो बाई इक्वल्स टू क्या होता है, C1 बाई 1 प्लस C2 बाई 2। ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बस ये समझ लो खाली, ये होता है। क्योंकि अब हम इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं, इस पर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो हम लोग क्वेश्चन लिख के रखे हैं ऑलरेडी। तो हम चाहते हैं पहले ये क्वेश्चन आपको बताएं। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हम सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि इसके बाद सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे आसानी से। तो अब देखो ये क्या लिखा हुआ है मेनली, ये तो ये लिखा हुआ है कि डी स्क्वायर माइनस 2 डी प्लस 1 इंटू बाई इक्वल्स टू 0। क्योंकि यही बात हुआ, बाई हम कॉमन निकाल लिए सबसे और डी की जगह रख दिए, जैसा कि हम उस टाइम बताए थे। तो ये हो गया। तो ये क्वेश्चन में या तो ये देगा लिख के, या तो ये दे देगा लिख के, तो कोई एक दे सकता है लिख के। और शायद अभी लाइट कुछ हुआ था,
पर कोई ना, अभी कैमरा चल रहा है, चलो ठीक है। तो देखो ई क्वेश्चन में दोनों तरह के दे सकता है। तो अब देखो कई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है। डायरेक्ट लिखोगे तो आपका नंबर थोड़ा काट लेगा। तो यहाँ पर से हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं। बाई इक्वल्स टू क्या मानते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन है बाई बराबर, वो क्या है, ई पी पावर आर एक्स है, ये सॉल्यूशन है। अगर बाई इक्वल्स टू ये सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे, तो हम सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो यानी डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स मतलब बाई की जगह पे क्या लिख देते हैं, ई पी पावर आर एक्स। इसके सिंपल फॉर्म भी बता देंगे, वैसे ये भी समझ लो क्योंकि इसी से नंबर मिलेंगे। फिर 2 के 2 लिख दिए, फिर यहाँ पर डी है तो डी अपॉन एक्स, और ये बाई था तो बाई की जगह पर फिर लिख देते हैं ई पी पावर आर एक्स प्लस, फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पी पावर आर एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 बार डेरिवेटिव करना है इसको, यानी 2 बार डिफ्रेंशिएट करो। तो एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो आर आएगा, और दूसरी बार फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, मतलब फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो फिर क्या आएगा, फिर आर आएगा। तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा और ई पी पावर आर एक्स। ये आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करके देखोगे तो यही आएगा, ठीक है, -2। फिर इसको क्या है, इसको एक बार डिफरेंस, क्योंकि एक बार है ना, डी ऑफ डी एक्स एक बार है, तो आप लोग इसको एक बार करोगे तो क्या आएगा, एक बार करने के बाद सिर्फ आर आएगा और ई पी पावर आर एक्स आएगा, और प्लस इसको करोगे, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें डिफ्रेंशिएशन दिया ही नहीं है, ये सब में देखो दिया हुआ था करने का। तो ई पी पावर आर एक्स इक्वल टू 0। अब देखो ई पी पावर आर एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पे -2r बच गया, और यहाँ पे +1 बच गया। क्या निकाले थे कॉमन, ई पी पावर आर एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारा इधर आ गया। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि आर यहाँ पर डायरेक्ट डाल देते हैं, आर तो आर स्क्वायर, यहाँ पर डी की जगह पर फिर से आर हो गया, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 ही हो गया। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप थोड़ा सा लिखोगे ना तो उससे एग्जामिनर जो होगा उसको पता चलेगा कि आप लोग थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से बनाए हो, तो मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर है ना। तो वैसे अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो डायरेक्ट आप आर पुट करके बना देना, कुछ नंबर एक आध नंबर काटेंगे, लेकिन वैसे टाइम है तो ऐसे ही बनाना, ठीक है। अब आते हैं, तो अब देखो क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते तो 0 हो गया, यानी आर स्क्वायर -2r + 1 इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका हम रूट्स निकाल लेते तो आर बराबर क्या होगा, 2 + -√, हो बी स्क्वायर यानी 4, और -4 AC, तो इधर 4 ही हो गया बटा 2 हो गया ए में। तो अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया, ठीक, बच कितना गया, 2/2 बच गया, तो यानी ये पूरा 1 आ जाएगा। यानी आर बराबर कितना आया, 1 आया, जबकि आना चाहिए था कितना, 2 को आना चाहिए था। तो एगो आर इक्वल्स टू 1, एक और 1 ही होगा। तो यानी क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, तो आर का 2 वैल्यू आएगा, तो आर का दोनों वैल्यू इसमें इस केस में क्या आएगा, 1 ही 1 आएगा। तो ये हो गया। तो अब देखो इसका हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला y1 इक्वल्स टू ई पी पावर आर एक्स था, आर बराबर हमारा 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, ई पी पावर एक्स हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर 1 रख दिए। फिर दूसरा R2 बराबर भी ई पी पावर आर एक्स, आर बराबर भी 1 ही है, तो ई भी क्या हो जाएगा, ई पी पावर एक्स हो जाएगा। लेकिन ये आप लोग जानते होंगे कि इस केस में क्या होता है कि 2 को एक तरह का आप लोग सोल्यूशन नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी देखो सेम आया, ये भी सेम आया, तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं, एगो में बस x लगा देते हैं अपने मन से, तो ये हो गया। तो अब सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y बराबर बाई C1/1 + C2/2। यही तो हम लिखाए थे शुरुआती में, याद करो जब उस टाइम बोले थे कि आप याद कर लेना, तो यही बस कुछ नहीं था। तो यहाँ C1 तो C1 रखते हैं, y1 क्या है, y1 बराबर EX हो गया, प्लस फिर C2 ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट जिसे आप लोग लगाते होंगे ना, लास्ट में कांस्टेंट लगा देते होंगे C1, तो उसी तरह से कांस्टेंट है ये। और ये y2 क्या हो गया हमारा, XEX हो गया। तो ये हमारा आ गया, देख लो। तो ये क्या हो गया, यही सॉल्यूशन हमारा हो गया। तो ये y बराबर बोल सकते हो, y बराबर ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो गया। ओह थोड़ा साइड कर दिए, दिख गया होगा फिर भी।
तो देखो कितना आसान था, कुछ नहीं करना था, बस ये तो समझाएं इतना तब इतना लंबा हुआ, नहीं तो कुछ नहीं, बस कितने लोग आर डालते हैं, आर पुट करके और लिख देते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ आपको नोट करके लिख देना होता है, मतलब साइड में ब्रैकेट में, कि ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक। आर जो है, आर इज ए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दोगे ताकि वो थोड़ा पता चले कि हाँ आप लोग कुछ कुछ लिखते गए हो। तो ये सब आप लोग कर लेना, बस हम चाह रहे हैं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते जाएं। तो ये देखो आप लोग ये लिख लिए, तो ये जो हम लिखे थे, इस सॉल्यूशन को, पूरे सॉल्यूशन को सी एफ भी बोला जाता है, क्योंकि आगे काम देगा। तो ये सी एफ याद रखना कि सी एफ इक्वल्स टू यही होता है, बाई बराबर C1/1 प्लस C2/2, यही होता है। तो ये सी एफ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया। फिर देखो उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन के ही पूरा चलना है। तो इसमें भी वैसा ही करना है, तिगड़म लगाना है आपको, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब आप लोग एक बार समझा दिए तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब डायरेक्ट हम यहाँ पे आर पुट कर देते हैं, लेकिन आपको करना कैसे, वैसा ही करना है। जैसे ये है तो इसको आप ऐसे पहले लिखोगे dx³ और इधर हो गया क्या हमारा, बाई हो गया, प्लस 6 बाई प्लस 11 dy/dx प्लस 6 और ये हो गया बाई। ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आपको क्या मानना पड़ेगा कि लेट बाई इक्वल्स टू e⁻r(x) और बाई बराबर RX पुट करोगे और उसी तरह से करते जाओगे। अब करते जाओगे तो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फिर वही आ जाएगा कि r बराबर यहाँ पुट करने के बाद r³ प्लस 6r² प्लस 11r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आपको यही आ जाना है, बस ये तो थोड़ा सा तरीका है कि उस तरह से ही करना है। तो ये क्या हो गया, ये आ गया। अब देखो इसका r का वैल्यू निकाल लेना है हमें, तो r का वैल्यू निकाल लोगे। वैसे r का वैल्यू तो निकालना आसान है, आप लोग को एक बार और हम इसके जो पहला सेमेस्टर था उसमें बताए थे। पहले क्या करना होता है, r इक्वल्स टू अपना मन से पुट करके देखना होता है कि r इक्वल्स टू मान लो -1 पुट करके देखा सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर नहीं किया तो फिर 0 पुट करके देखेंगे, नहीं किया तो 1 पुट करके देखेंगे। यही 2-3 वो जो वैल्यू है वो पुट करके देखना होता है, कोई ना कोई आपको सेटिस्फाई कर ही जाएगा। तो कर जाएगा, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा और आसानी से आप लोग निकाल लोगे। तो वो हम फिर से नहीं बताना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जल्दी से इस तरीके को बताएं। तो देखो इसका जब हम लोग r का वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, -1 और फिर -2 और -3 आ जाएगा। मैं भी आप लोग थोड़ा सा देख लेना, शायद यही आना चाहिए, क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 मिनट हम थोड़ा चेक कर लें ताकि आप लोग पास गलत ना हो जाए। हाँ सही है, इतना ही आएगा r का वैल्यू। तो अब देखो r का वैल्यू हमें मिल गया, यानी कि क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा y1 बराबर क्या लिखेंगे, e⁻rx होता है, rx। तो r की जगह पर -1 देना है तो कितना हो जाएगा, e⁻, यानी -x हो जाएगा। फिर y2 बराबर कितना हो जाएगा, e⁻−2x हो जाएगा। फिर y3 बराबर क्या हो जाएगा, e⁻, r की जगह पर कितना, खाली -3x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यानी कंप्लीट सॉल्यूशन यानी CF कितना निकल गया, y बराबर, तो ये निकल गया हमारा C1, फिर y1 देना है तो यानी कि e⁻−x प्लस सबको ऐड करते जाना है बस, C2 e⁻−2x फिर प्लस C3, ये कितना हो गया, फिर e⁻−3x, ये हो गया। और ये हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल दिए, यही हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। वैसे एक चीज़ और आप लोग क्वेश्चन में देखोगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो उसका कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख ही लेते हैं ताकि वो भी क्लियर हो जाए। तो हमें चाहिए एक सफ़ेद पेज, ये पेज थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। मान लो इसको थोड़ा ये कुछ लिखा हुआ है तो मोड़ देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। तो अब देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या कंसेप्ट है वो देख लेते हैं, क्या है। और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इसके लिए आता है क्या, एक कंसेप्ट आता है,
उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, रॉन्स्कियन। ये रॉन्स्कियन क्या है, ये W से इसको हम डिनोट करते हैं। तो रॉन्स्कियन कुछ नहीं है, बस जो भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल के लाते हैं, जैसे सॉल्यूशन हम लोग निकाल के लाया क्या, मान लो कि बाई 1 निकाल के लाया या बाई 2 निकाल के लाया, सॉल्यूशन कुछ भी तो निकाल के लाते हैं ना, जैसे ये था ना बाई 1 बाई 2 बाई 3। तो इन सॉल्यूशन को हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में चेक करते हैं और बताते हैं कि ये डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो रॉन्स्कियन बराबर कैसे लिखते हैं हम लोग, W इक्वल्स टू ये लिखते हैं, पहला बाई 1 फिर बाई 2 लिखते हैं। मान लो 2 का है तब, अगर 3 का आएगा तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, लेकिन मान लो 2 का है तब ऐसे लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि इसी को डेरिवेटिव यहाँ कर देते हैं, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो बाई 1 को डिफ्रेंशिएट कर डिनोट ऐसे करते हैं बाई 1 से, और ये बाई 2 को इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऐसे। अब इसको चेक करेंगे और मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद अगर ये वैल्यू क्या हो जाता है, ये वैल्यू मान लो कि 0 के बराबर नहीं आता है, तब आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, कि इसका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन आर इंडिपेंडेंट, ये बोलोगे। वैसे याद कैसे रखोगे कि इसको क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मतलब ऐसे याद रखो कि इक्वल्स टू 0, यानी ये 0 कभी नहीं आ सकता। 0 नहीं आ सकता मतलब क्या, इसको कोई ऐसा मतलब व्यक्ति है ही नहीं जो इसको 0 कर पाएगा। अगर 0 नहीं कर पाएगा मतलब क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है, ये मतलब अपना खुद का ही चलाता है, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट कहलाएगा, ठीक। लेकिन यही मान लो कि अगर 0 आ जाता है इक्वल्स टू, यानी कि इसको जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे अगर 0 आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट बोलेंगे, इंडिपेंडेंट तो हो गया, डिपेंडेंट सॉल्यूशन। डिपेंडेंट सॉल्यूशन बोलते हैं क्यों, क्योंकि आप लोग लीनियर जब अलजेब्रा पढ़ोगे तो उसमें भी ये कंसेप्ट आता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का, सेम वही लॉजिक लग रहा है यहाँ पे भी, बस वो हम याद करने का तरीका बता दिए आपको। कि मान लो इक्वल्स टू 0 आ जाए, 0 आ जाए मतलब क्या है, इसको सब 0 कर दे रहा है, यानी डिपेंड कर रहा है ये सब पे। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब देखो एक सॉल्व ही कर देते हैं आपको। तो मान लो कि कहाँ गया क्वेश्चन जो हम लोग ने सॉल्व करा था। तो मान लो देखो ये पहला था क्वेश्चन, इसमें क्या था, इसका हम रॉन्स्कियन चेक करना चाहते हैं। मान लो कि ये जो था इसमें हमको पूछ देता ये भी कि ये डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो लिख देते हैं और इंडिपेंडेंट, यानी चेक करना है आपको डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है इसका सॉल्यूशन। तो वो कैसे चेक करोगे, तो बस रॉन्स्कियन लगा दोगे, W इक्वल्स टू, तो देखो इसका हम लोग क्या निकाल के लाए थे, यहाँ पे जो बाई 1 निकाल के लाए थे वो क्या निकाल के लाए थे, यहाँ पर से आप लोग को दिख रहा होगा, ये निकाल के लाए थे, यानी e पे पावर RX। तो RX बराबर RX नहीं, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। रॉन्स्कियन इक्वल्स टू ये क्या हो गया, इसका जो बाई 1 हमारा था, बाई 1 क्या था, e पे पावर x, तो e पे पावर x लिख देंगे, और दूसरा बाई 2 क्या था, वो था x e पे पावर x, यही था ना, ये था बाई 1 ये था बाई 2। तो बस ये दोनों का हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ये दोनों लिखने के बाद अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये बन जाएगा आपका e पे पावर x ही बन जाएगा, क्योंकि e पे पावर x का डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेम ही बनेगा। लेकिन देखो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये पहला ये फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, उस तरह से बनाना पड़ेगा आपको। तो यानी x को पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं तो e पे पावर x, और फिर अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्लस x को रखना पड़ेगा, इसको करेंगे तो फिर से e पे पावर x। यानी कुछ नहीं किया, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखें, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखें, बस अब इसको सॉल्व करना है। तो अब ऐसे ही देख रहे हो कि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये और ये होता है, तो ये e पे पावर x ई एक्स प्लस एक्स ई पे पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है इसमें। तो इससे हो गया, और माइनस यहाँ के साइन लगाना होता है तो ये माइनस लगा दिए, और ये इधर हो गया तो e पे पावर x और x e पे पावर x। अब देखो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो e x
इसका स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस यहाँ पर क्या हो गया ई फिर से एक्स, इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ ई एक्स एक्स और इसका स्क्वायर हो गया। तो कहने का मतलब ये कटेगा कभी है ही नहीं, ये दोनों कटने के बाद फिर ये तो बच ही जाएगा। तो कहने का मतलब कभी जीरो ये आएगा ही नहीं, तो नोट जीरो, जीरो नहीं आएगा तो ये क्या हो गया, हम बताए थे आपको कि अगर जीरो नहीं आता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, ये इसको जीरो कोई कर ही नहीं सकता, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसका लिखोगे क्या आप लोग कि बाई वन एंड बाई टू जो इसका सोल्यूशन था वो क्या इसका था, इंडिपेंडेंट है थ्रू रॉस्कियन से चेक करने के बाद। तो समझ गए आप लोग रॉस्कियन क्या है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ये क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ गए। अब एक लास्ट बचता है वो आप लोग समझ लो। और वैसे ये आप लोग नोट कर लेना, ये वाला जो हम लोग लिखाए थे, कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन तो था। इसमें आप लोग नोट कर लेना कि मान लो अगर r का वैल्यू सेम आ जाए दोनों, तो सेम आने की कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे अपने मन से x लगा देते हैं। ये आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि यही लोग भूल जाते हैं और दोनों एक ही टाइप का लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखना है, हम इसको इस पेन से भी नोट कर देते हैं पिंक वाले से, ताकि आप लोग ध्यान रखना इसको कि अगर r का वैल्यूज इक्वल आ जाए, आप लोग अपने शब्दों में नोट बनाकर लिख लेना, इक्वल आ जाए तो अपने मन से एक सोल्यूशन में किसी में x लगा देते हैं, ठीक, ऐसे करना होता है। उसके बाद फिर हमने ये बता दिया था, थ्री वाला बता दिया। अब ये बता देते हैं, ये मेन देखो, वैसे हम चाहे तो अलग से पहले थ्योरम बताएं फिर उस पर क्वेश्चन बताएं। अगर क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जैसा कि अभी आ रहा होगा आप लोग को। जैसे ये नीचे रख लो ताकि लिखने में आसानी हो। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका है। इसको क्या करेंगे, ई पी पावर वैसे रखना है आपको, बाई इक्वल्स टू ई पी पावर आर एक्स रखना है, वैसे करके देखना है और फिर नीचे करके आना है। तो वो आप लोग कर लेना, बस हम डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या बन जाएगा लास्ट में, आर स्क्वायर, यहाँ पर आर बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। बस वही है कि डी भी लगाओगे तो डी की जगह पर यहाँ आर रख दिए, ठीक। ये थोड़ा हम शॉर्टकट कर दिए, लेकिन आप लोग थोड़ा लॉन्ग करके बनाना, ठीक। अब देखो इसका आर का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, निकालो आर बराबर माइनस यहाँ पे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3, ये माइनस का 3 है, ठीक है, बटा 2। तो अब देखो ये क्या आपको आ गया, ये आपको दिख नहीं रहा है कि ये, सॉरी गला लगता है ख़राब हो गया मेरा, ये दिख रहा होगा कि ये इमेजिनरी नंबर आ गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, -1 प्लस माइनस 3 आयोटा, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि 3 आयोटा बोल दो, ये ज़्यादा आसानी है, क्योंकि आयोटा बराबर क्या होता है, माइनस अंडर रूट -1 होता है। तो वही हो गया, बराबर 2 हो गया। तो अब आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं कि r बराबर एक सोल्यूशन क्या आ गया, -1 प्लस 3 आयोटा बटा 2, और एक क्या आ गया, r बराबर एक आ गया आपका -1 और -3 आयोटा बटा 2, ये आ गया, ये 1 ये 2 रखो। तो देखो चाहो तो आप लोग ऐसे करके लिख दोगे कि इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन आपको पता है बाई 1 मतलब सॉरी C1 यहाँ पे बाई 1 प्लस यहाँ C2 बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग अगर बाई 1 का निकाले तो ये कितना हो जाता, बाई 1 के निकालने के लिए ई पी पावर आर है तो आर की जगह पर कितना, ये पूरा रख दोगे, -1 प्लस, हम थोड़ा छोटा लिख दे रहे हैं लेकिन समझ जाना, 2, ये तो आर लिखें और ब्रैकेट में क्या होता है करना एक्स, तो ये एक्स लिख दिए। फिर उसी तरह I2 बराबर बाई 2 बराबर ई पी पावर -1 -3 आयोटा बटा 2, और ये हो गया x। तो ये आप लोग दोनों लिख दोगे और लिखने के बाद फिर ये दोनों को C1 के साथ में इसको पूरा पूरा लिख दोगे जैसे कि पहले लिखते आ रहे थे। पर यहाँ पर क्या है कि इस तरह से लिखोगे तो वैसे गलत तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसका सही तरीका होता है कि आप लोग इसको
साइन और कोस के टर्म में लिखें। आप लोग देखेंगे कि बुकलेट में साइन और कोस के टर्म में होता है लिखा हुआ, उसका तरीका क्या है, तो वो तरीका हम लोग मतलब तरीका वो हम आपको बता दें सबसे पहले। तो देखो वो तरीका ये है कि मान लो a प्लस आई बी, यही ना कुछ आया था, ये जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है ये यही तो है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं -1/2 और प्लस माइनस आयोटा 3/2 ऐसे लिख ही सकते थे इसको। तो वही हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। तो मान लो इस तरह का एक जनरल फॉर्म में बता देते हैं। अगर ये है तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, ई पे पावर एक्स, और ई पे पावर एक्स लिखने के बाद ई पे पावर ए एक्स होता है। ये जो ए है ये वाला एक्स, ये मतलब ए यहाँ पे लिख देना है और ब्रैकेट लगा देना है। और ये क्या हो जाएगा, C1 कांस्टेंट हम लोग लिखते ही थे तो वो लिख देंगे, और cos b जो है तो यहाँ पे बी एक्स हो जाएगा, और प्लस फिर C1 था तो बड़ी C2 लगेगा, और ये साइन फिर से बी एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर से ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो उसको हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। ये क्या है, ए की जगह पर ये दे देना है और बी की जगह पर ये बी यहाँ पे लिख देना, और इस फॉर्मेट में आप धूमधाम से लिखो, आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट जाएगा 100%। ऐसे भी अगर आप लोग करके चलाए तो ठीक ही है, गलत तो नहीं होगा, लेकिन ये ज़्यादा सही तरीका है, क्योंकि इस तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ही छोड़ दिए हो ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मतलब रिड्यूस करने के लिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, छुपा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आप लोग लिखोगे तो ये ज़्यादा सही तरीका होता है, तो आप लोग ऐसे ही लिखना। तो ठीक है, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ सीख गए हैं, और अगले जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। वैसे उसका हम हिंट दे देते हैं आपको, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहे कि आखिर में आज जो चला वो क्या क्या चला। समराइज एक तरह से हम कर देते हैं। देखो यहाँ पर कि मान लो कि कोई भी हमारा जैसे कि स्टार्टिंग वाला फंक्शन लेते हैं d² बाई dx² प्लस p dy/dx प्लस q, और ये q क्या चीज़ था, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक, x बराबर ये 0 भी था, हो सकता है, या फिर x बराबर फंक्शन भी हो सकता है। तो अगर x बराबर 0 होता है तो उसका हम लोग देख लिए कि सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम लोग CF बोलते हैं, y बराबर CF, और जो भी आता था उसको हम लोग देख लिए। ठीक, लेकिन अगर x इक्वल्स टू मान लो कोई और फंक्शन रह गया, x इक्वल्स टू 0 ना रहकर x इक्वल्स टू क्या रह गया, ln x रह गया, या फिर x इक्वल्स टू ई पे पावर x रह गया, या फिर साइन ऑफ ax रह गया। तो इस तरह के फंक्शन अगर रह जाएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो उसका सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले बाई को मतलब सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो CF प्लस IF ये लिखना होता है। तो देखो CF निकालना तो हम लोग सीख गए हैं, CF कैसे निकालते हैं, बस सेम तरीका है। CF निकालने के लिए क्या है कि इक्वल्स टू 0 होता है। तो जैसा कि हम जितना भी CF निकालें, ये सारे का सारा CF सीख गए निकालने के लिए। और IF कैसे निकालते हैं ये अभी हम लोग नहीं सीखे हैं। तो मान लो कि अगर कोई फंक्शन ऐसे दे देगा x² y बराबर dx² प्लस मान लो p यहाँ पे है कुछ dy/dx, और प्लस q बाई q बराबर कुछ भी हो सकता है, बराबर मान लो कि आपको दे दिया साइन ऑफ ax दे दिया। ठीक, तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, तो इसका सबसे पहला तो वही करना है कि इक्वल्स टू अपने मन से 0 लिख देना है। 0 लिखने के बाद फिर इसका CF निकाल लेना है, और CF निकालने के बाद CF आपका निकल गया। तो अब क्या निकालना पड़ेगा लास्ट में, PF, या फिर PF नहीं PI। तो PI पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलता है इसको, तो ये निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए हम लोग कल सीखेंगे। तो जब दोनों निकालने के लिए सीख जाएंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन इसका हम लिख पाएंगे। वैसे अगर 0 होता है तो फिर कुछ नहीं करना है, आपको CF निकाल के जैसा आज बताएं बस आंसर वही कर देना है। तो ये समराइज कर दिए एक तरह से, और काफ़ी बड़ा भी हो गया वीडियो, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, आधा घंटा का ही है। तो चलो ठीक है, फिर ये सारा ख़त्म हो ही गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।